नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन करेंगे। ये वैश्विक आयोजन 3000 से अधिक दूरसंचार और तकनीकी नेताओं को एक साथ लाएगा। इस कदम से भारत डिजिटल संचार और प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा। ये पहली बार है कि ITU WTSA का आयोजन भारत और एशिया प्रशांत में किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो दूरसंचार, डिजिटल और ICT क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का यह 8वां संस्करण होगा। बता दें कि कई देशों के प्रदर्शकों, स्टार्टअप आदि की भागीदारी के मामले में वार्षिक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आकार पिछले साल से लगभग दोगुना हो गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 76 RR 2023 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस बातचीत के दौरान प्रशिक्षु अधिकारी गृह मंत्री के साथ अपने प्रशिक्षण के अनुभव साझा करेंगे। बैठक के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों को गृह मंत्री से मार्गदर्शन भी मिलेगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में युवा पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अल्जीरिया यात्रा का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज अल्जीरिया के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी ध्रुव कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समुद्री जल डिडेलिनेशन परियोजना और रोमन रूइंस यानी कि विश्व प्रसिद्ध रोम के खंडहरों का दौरा करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति टिपासा के गवर्नर द्वारा आयोजित दोपहर के भोज में शामिल होंगे। साथ ही मौसोलियम ईसाई मकबरे का दौरा कर पौधारोपण भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया के काउंसिल ऑफ द नेशन के अध्यक्ष लाह गॉडजिल के साथ मुलाकात की। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। CBI को इस मामले की जांच की प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में देनी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI से पूछा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच के दायरे में हैं और अभी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल टास्क फोर्स को भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी है। NTF को मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर अपने सुझाव देने हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के कनिष्ठ चिकित्सकों का आमरण अनशन 11वें दिन यानी आज भी जारी है। इस बीच एक और डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ गई है। देश भर के जूनियर डॉक्टरों के संघ ने आज OPD और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला किया है। इनके समर्थन में IMA के जूनियर डॉक्टर भी आ गए हैं और देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने आज भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। साथ ही IMA ने दोपहर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने दुर्गा पूजा कार्निवल के मद्देनजर ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स को लिखे पत्र में उनसे 15 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन वापस लेने का अनुरोध किया है। अपने ईमेल में मुख्य सचिव ने JPD से कनिष्ठ चिकित्सकों को उनके स्वास्थ्य और उनके हित में आमरण अनशन खत्म करने की सलाह देने का भी आग्रह किया।
जूनियर डॉक्टरों के संघ ने सोमवार को एक बयान में ऐसे समय में कार्निवल आयोजित कराने के राज्य सरकार के फैसले पर गहरी निराशा जताई। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी जिन 10 मांगों को सामने रखा है उसमें ट्रेनी डॉक्टर अभया को फौरन न्याय दिलाने, स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी सरकार से लेने की मांग की गई है। मांगों में केंद्रीय रेफरल प्रणाली को तुरंत लागू करने, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाने की मांग की गई है। इसके साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स, सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम, बाथरूम, हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। साथ ही थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों के लिए सजा का प्रावधान और राज्य स्तर पर एक जांच समिति का गठन करने की मांग की गई है। बिहार में भी आज सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में ओपीडी और रूटीन सर्जरी ठप रहेगी। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही बहाल रहेगी। आईएमए की ओर से बुलाई गई इस हड़ताल के दौरान बिहार के सभी प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टर शाम 6 बजे तक अपनी सेवाएं नहीं देंगे। आईएमए बिहार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ हैं। हड़ताल की अवधि के दौरान इमरजेंसी में काम करने वाले सभी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मौजूदा कानून के मुताबिक जबरन संबंध बनाने पर पत्नी अपने पति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं कर सकती। आईपीसी की धारा 375 में जहां इसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया था, वहीं नए कानून भारतीय न्याय संहिता में भी इसे अपराध नहीं माना गया है। उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेलंगाना में नौसेना के वीएलएफ स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। पुजूरू गांव में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी भी शामिल होंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज जेपीसी की बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी वक्फ संशोधन बिल पर मौखिक साक्ष्य रखेंगे। कल बैठक के दौरान कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपाड़ी ने कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद विपक्ष के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। अनवर मणिपाड़ी ने कहा कि वक्फ भूमि प्रशासन के तहत एक विशाल भूमि घोटाला हो रहा है और उन्होंने सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर उंगली भी उठाई। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई नेताओं पर आरोप लगाए। आज भी बैठक में हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। बहराइच जिले के हरदी इलाके में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार
हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। बहराइच की घटना के बाद योगी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई थी और उपद्रवियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दिया था। अब तक दर्जनों उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। इस बवाल के बाद से प्रशासन की मुस्तैदी के चलते अब स्थिति सामान्य है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनका प्रेरणादायक जीवन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। वायु प्रदूषण को देखते हुए राजधानी दिल्ली में आज से ग्रैब का पहला चरण लागू हो गया है। अब खुले में कचरा जलाना, डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करना और भोजनालयों में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि सोमवार को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दशहरा के बाद बीते रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 पर पहुंच गया। चेन्नई में मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने नारायणपुरम झील क्षेत्र का निरीक्षण किया। बता दें कि मौसम विभाग ने चेन्नई में 17 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश और दुनिया के बैंकिंग सिस्टम के लिए बढ़ते जोखिमों पर चिंता जताते हुए कहा कि एआई पर ज्यादा निर्भरता सिस्टमेटिक फाइनेंशियल कमजोरियों को बढ़ा सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के कामकाज के साथ बैंकिंग क्षेत्र में भविष्य की चुनौती को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नई टेक्नोलॉजी भविष्य में केंद्रीय बैंकिंग को रीडिफाइन करेंगे। सीआईआई का 12वां बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स थीम पर आधारित इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस जैसे प्रमुख जैव ऊर्जा उत्पादक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने बायो एनर्जी, एथेनॉल मिश्रण, बायोडीजल, सीबीजी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और अपशिष्ट से ऊर्जा समाधान के जरिए भारत की नेट जीरो रणनीति पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एथेनॉल सम्मिश्रण प्रतिशत 2014 में 1.53% था, जो 2024 में बढ़कर 15% हो गया। सरकार साल 2025 तक 20% लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में सौर और पवन ऊर्जा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2,01,458 मेगावाट के करीब पहुंच गया है, जिसमें 90,762 मेगावाट सौर और 47,363 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन शामिल है। देश की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता अब कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 46.3% है। आंकड़ों के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने दावा किया है कि भारत प्रमुख आर्थिक मापदंडों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल जाएगा। यूएसआईएसपीएफ अध्यक्ष ने कहा कि जीडीपी प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के मामले में भारत चीन से लगभग 100% और अमेरिका से 33% बड़ा होगा। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।
मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ताओं की भलाई गुणवत्तापूर्ण उत्पादों तक पहुंच पर निर्भर करती है, जबकि उद्योग की वृद्धि और लाभप्रदता सीधे इन उच्च गुणवत्ता वाले सामानों की मांग से जुड़ी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा दूसरी तिमाही में 5% गिरकर 16,563 करोड़ रुपए रहा है। एक साल पहले यह 17,394 करोड़ रुपए रहा था। जियो प्लेटफॉर्म का शुद्ध मुनाफा 23.4% बढ़कर 6,539 करोड़ रुपए रहा है। हर ग्राहक से औसत मासिक कमाई बढ़कर 195 रुपए के पार पहुंच गई। राजस्व 18% तेजी के साथ 31,709 करोड़ रहा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के तीसरे चरण के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए 38 कंपनियों ने आवेदन किया। इनमें डाइकिन, वोल्टास व ब्लू स्टार सहित अन्य शामिल हैं। रियल एस्टेट में जनवरी से सितंबर के बीच इक्विटी निवेश 46% बढ़कर 8.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सीबीआरई के आंकड़ों के मुताबिक 2018 के बाद ये अब तक का सर्वाधिक निवेश है। एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को घसीटने के कनाडा सरकार के प्रयास पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत विरोधी राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। राजनयिक गतिरोध बढ़ने के कारण भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारत ने कहा कि अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कनाडा सरकार पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कनाडा भारत का लोगों के बीच आपसी संबंधों, व्यापार और कारोबार में निहित एक लंबा इतिहास है। साथ ही कनाडा ने कहा कि वो भारत के साथ किसी भी तरह का कूटनीतिक टकराव नहीं चाहता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भाग लेने आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पिछले कई वर्षों से दोनों के संबंधों में तनाव के बीच भारत की ओर से पाकिस्तान की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। भारत पाकिस्तान दोनों पक्षों ने शिखर सम्मेलन से इतर डॉक्टर एस जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के बीच किसी भी द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया है। मिस्र में काहिरा को लाल सागर तट से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत, 3 से ज्यादा लोग घायल। बस पर नियंत्रण खोने के कारण हुआ हादसा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर 28 एम्बुलेंस भेजी गई। बस में गलाला शहर में स्थित गलाला विश्वविद्यालय के छात्र सवार थे। केंद्रीय खेल मंत्री ने सोमवार को आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के मुकाबले आज से शुरू होंगे। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 37 देशों के 131 दिग्गज निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। खेल मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को सार्वजनिक पटल पर रखा है और सभी हितधारकों को आम जनता से सुझाव मांगे हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 110 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 56 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही भारतीय टीम भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पटना में चल रही 8वीं बधे टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में 4 अलग अलग स्टेडियम में 8 मैच खेले गए। इनमें मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली की टीम विजय रही। बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। वे चोट से उबरकर 2 महीने बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच होने वाले वनडे सीरीज के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ये सीरीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। एक
ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट के कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। ग्रीन पीठ में लगी चोट की इस हफ्ते सर्जरी कर पाएंगे। आईसीसी ने पुरुषों में सितंबर 2024 के प्लेयर ऑफ द मंथ श्रीलंका के खमिंदु मेंडिस को चुना है। उन्होंने इस महीने 4 टेस्ट में 451 रन बनाए। आईसीसी ने महिलाओं में सितंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट को चुना है। ब्यूमोंट ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। फीफा ने कहा है कि वो जल्द ही ट्रांसफर सिस्टम में बदलाव के लिए खेल के हितधारकों से बात करेगी। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि मौजूदा ट्रांसफर सिस्टम के कई पहलू गैर कानूनी हैं। यूफा नेशंस लीग में आज पोलैंड और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। पोलैंड को शनिवार को पुर्तगाल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। स्पेन की टीम ने नेशंस लीग में सर्बिया के खिलाफ होने वाले मैच से पहले अभ्यास किया। अभ्यास सत्र में लामिन यमाल ने हिस्सा नहीं लिया। अमेरिकी गोल्फर मैट मैककार्टी ने अपना पहला पीजीए टूर खिताब जीता। इसके साथ ही उन्होंने अगले साल के मास्टर्स और पीजीए चैंपियनशिप में जगह बना ली। मलयालम और तमिल सिनेमा में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर बाला उर्फ बाला कुमार को उनकी पूर्व पत्नी अमृता सुरेश की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। बाला को गैर जमानती धारा के तहत गिरफ्तार किया गया। काजोल, कृति सेनन और शहीर शेख सार दो पत्ती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। कृति इस फिल्म के साथ एक निर्माता के रूप में डेब्यू कर रही हैं और इसी के साथ टीवी अभिनेता शहीर शेख बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म दो पत्ती के टीजर लॉन्च के लिए मुंबई में एक खास इवेंट आयोजित किया गया। इसमें फिल्म की पूरी कास्ट शामिल हुई। काजोल भी बेहद ग्लैमरस अंदाज में इस इवेंट में शिरकत की। रेणुका स्वामी हत्याकांड में बड़ा अपडेट। विशेष लोक प्रतिनिधि अदालत ने पवित्रा गौड़ा और दर्शन की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों रेणुका स्वामी हत्याकांड में आरोपी हैं। इम्तियाज अली निर्देशित फिल्म तमाशा के वायरल सीन की शूटिंग के बारे में अभिनेता पीयूष मिश्रा ने चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि इस सीन को 16 बार शूट किया गया था। कॉमेडियन से फिल्म निर्माता बने आरजे बालाजी तमिल स्टार सूर्या की 45वीं फिल्म का निर्देशन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। निर्माता ने पोस्टर का अनावरण कर फिल्म सूर्या 45 आधिकारिक घोषणा की। फिल्म जिगरा ने रिलीज के चौथे दिन 1 करोड़ 11 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, जो अन्य दिनों की अपेक्षा बेहद कम है। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 17.71 करोड़ रुपए अब तक पहुंच गया है। आलिया भट्ट स्टारर जिगरा को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म पर दिव्या खोसला कुमार ने अपनी फिल्म सावी की कहानी चुराने का आरोप लगाया है, क्योंकि दोनों ही फिल्में जेल ब्रेक के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अभिनेता बिजू थांगजाम ने फिल्म जिगरा के निर्माताओं पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिल्म में उन्हें भूमिका के लिए चुना गया, लेकिन शूटिंग शुरू होने के बाद कभी उनसे संपर्क नहीं किया गया। फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं। फिल्म ने चौथे दिन 1.77 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 20.57 करोड़ रुपए हो गया है। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ विद्या बालन और तृप्ति डिमरी भी नजर आएंगी। मराठी और हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय कौशल के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर अतुल परचुरे का निधन हो गया है। गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहे अतुल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने बिग बॉस कन्नड़ को अलविदा कह दिया है। किच्चा सुदीप ने घोषणा की है कि वह बिग बॉस कन्नड़ को अब होस्ट नहीं करेंगे। अभिनेता पिछले 10 वर्षों से इस शो का हिस्सा रहे हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।